जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आई एम ऋषभ सर। हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक है, ब्रेक ब्रेड एंड बोन्स, इट इज अ थीम फर्स्ट ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री and you have to use the NCERT book to read that topic. I think your examination, it will be come on 28th March, so you must be ready about your examination and all the best. Be start. Today we are going to start this topic. I think it is your own book, history NCERT book. So we will start with my own notes which I make to resolve the problem of that chapter. Okay, at the first I was make the map at here, and what is the important place? I tell you, you have to mark it there, and you have to learn how and where it is situated. It is a Harappan sites. Okay, now mark it there. Here 5 नदियां हैं इंडस रिवर की। 5 अलग अलग जो नदियां हैं आप सब जानते हैं उनके बारे में। तो झेलम, चेनार, रावी एंड इन एट द रावी रिवर आप देखोगे एक प्लेस है इट द मिड ऑफ द रावी रिवर। आप वहाँ अपने मैप में देखोगे उस प्लेस का नाम है हड़प्पा। जिस सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ रहे हो, क्यों मैं मैप बनवा रहा हूँ? जस्ट बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। वहाँ एग्जाम में वेयर 5 मार्क्स के जो आते हैं मैप, वहाँ आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड हियर द प्लेस मोहनजोदाड़ो, it is situated in the Indus River. And Lothal, important Harappan site. Rangpur, go through your map and watch it, mark it, point out it, the what is the important Harappan site। जैसे आप देखोगे हरियाणा में एक प्लेस है बनावली, राजस्थान में एक प्लेस है कालीबंगा। कालीबंगा यहाँ पे है एट द राजस्थान, ये राजस्थान का रीजन है। ठीक, यहाँ बनावली, तो यहाँ ये जम्मू कश्मीर का एक रीजन है मांडा, वहाँ ये रीजन पड़ता है, एक हड़प्पन साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू मस्ट बी लर्न द व्हाट इज द हड़प्पन साइट। हियर एक पोर्ट है सुतका गेंडोर, आपके बुक में भी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो और पढ़ना है, कंपलसरी है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आई विल स्टार्ट विथ माई नोट्स। मस्ती से पढ़िए, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो नोट्स से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, मतलब तुम्हारे आपके बुक का, उसको निकाल के लिखा गया है। एंड आई विल टेल द हेडिंग एंड वॉट एवर द थिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ इमेज आ जाएगा एंड यू मस्ट बी वॉच दैट इमेज बाई विद द हेल्प ऑफ दैट इमेज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता देनी है। जैसे आप पढ़ोगे एनिमल मोटिव्स, जो एक कोई सील है, सील के ऊपर एनिमल का रूपांकन किया गया। मोटिव्स मीन्स रूपांकन करना। ठीक, आर्ट फैक्ट्स मतलब सील। स्टील टाइट, साबुन की जो सील होती है जिसको ड्राई करके ठोस किया गया है, हार्ड किया गया है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, बार बार आएगी, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ जैसे आपको डाउट ना हो। ठीक, तो आप एनिमल मोटिव्स के बारे में थोड़ा जानोगे। पीपल दोज हु लिव्ड एट दैट रीजन व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड, हम उसकी स्टोरी के बारे में जानेंगे। दैट इज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बाय विच विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक, एंड व्हाट वाज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आप पढ़ोगे अपने टॉपिक में, जैसे कि ऑर्नामेंट, पॉट्स और जो चीज़ें वो अपने यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें, जो सारे फैक्ट्स आपको मिले हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ एनिमल मोटिव्स की एक फिगर है, फिगर आपके बुक में भी है एंड आई विल शो यू ऑन द बोर्ड। ओके, तो आप उसमें पहले ये चीज़ जानोगे कि व्हाट द थिंग्स दे लेफ्ट, जैसे पोर्ट्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, टूल्स, सील्स, ये सारी चीज़ें आप इस सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इवन आप इसी सिविलाइजेशन के में आगे क्या पढ़ोगे कि
जो सेकंड टॉपिक आप पढ़ोगे, यानी इन ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है, टर्म्स, प्लेस एंड टाइम। तो व्हाट वाज द टाइम, ये थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त है उसके माध्यम से हमने एक टाइम को डिसाइड किया है, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जो टाइम डिसाइड किया गया है 2600 BC से लेकर 1900 BC तक, जिसकी हड़प्पा की आप स्टोरी सुनोगे। और व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ये टाइम है, टाइमिंग की चर्चा ऐसे की गई है। एंड आफ्टर दैट आप देखोगे कि जो हमें सील मिले हैं, वेट मिले हैं, बीट्स मिले हैं, बीट्स दैट मीन्स ये जो आपका टॉपिक है इसका मीन्स होता है मन के, जो मन के मिले हैं, और जो वेट मिले हैं, स्टोन मिले हैं, ब्लेड मिले हैं अलग अलग प्लेसेस से, जैसे अफगानिस्तान से कुछ मिला है, जम्मू से कुछ मिला है, बलूचिस्तान से मिला है, पाकिस्तान से मिला है, गुजरात से मिला है। ये सारी चीज़ें इस मैप के माध्यम से भी ये समझाई जाएगी। तो इसीलिए पहले मैप बनाया गया है जिससे मैप आप लर्न कर सको। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो जहाँ से मिली हैं हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और इसी चीज़ में, इस टॉपिक में एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर, कल्चर। कल्चर मीन्स आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो कल्चर संस्कृति वाली कल्चर को मैं नहीं समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि what is the aspects we have get by that geographical एरिया एंड दैट टाइम पीरियड, हम उस कल्चर की बात कर रहे हैं। वॉट एवर द एविडेंस वी गेट बाई दैट साइड एट दैट जोग्राफिकल एरिया। जैसे कुछ जोग्राफिकल एरिया में कुछ खास आर्टिफैक्ट्स आपको मिले होंगे, कुछ खास जो आपको मटेरियल मिले हैं उसके बारे में, और उस लिमिटेड टाइम पीरियड में जो वो चीज़ मिली है उस चीज़ के बारे में जो पढ़ोगे, उस चीज़ को यहाँ पर आप कल्चर से इंडिकेट किए हुए हो। ठीक, तो ऐसे करके पढ़ना है, ऐसे समझना है। चलिए हम अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक आपका बिगनिंग है, और उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मैप दी गई है। मैप यहाँ बनी है, झेलम, चनाब, रावी, हियर हड़प्पा, यहाँ कालीबंगा एंड बरावली, मांडा, इंडस रिवर एंड मोहनजोदारो, स्पेलिंग आप लिख लेना, इवन लोथल, रंगपुर एंड कोट डीजी, ये प्लेस है कोट डीजी। बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़। ये इसमें से कुछ भी 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 भी पॉइंट पूछ सकता है फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड यू हैव टू पॉइंट आउट दैट थिंग एट द मैप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का ही रीजन है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ चली गई हैं। बिगनिंग में आप क्या पढ़ोगे, ये पहला टॉपिक है आपका बिगनिंग। फर्स्ट टॉपिक है आपका बिगनिंग। कि क्या चीज़ शुरुआत में पढ़नी है हमको। तो इसमें आप पढ़ोगे जो हमारे पास डिस्टिंक्ट पोइट्री मिले हैं, जो विशेष रूप से जो हमारे पास एविडेंस प्राप्त हुए, विशेष एविडेंस, उसके बारे में थोड़ी चर्चा होगी। कुछ चीज़ें जो है आप देखोगे कि इसमें कुछ ये भी लिखा है कि बहुत लार्ज बिल्डिंग तो हमें नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन जो भी चीज़ें हमारे पास है, जैसे सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी एविडेंस है, आप देखोगे कि एविडेंस फ्रॉम द लार्ज स्केल बीइंग एट सम साइट, कुछ हमारे एविडेंस हमारे बर्न हो गए हैं, डिस्ट्रॉय भी हो गए हैं, वो भी उस पर लिखा है। और इवन क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, जैसे कि कैसी सोसाइटी रही होगी, एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म, क्या क्राफ्ट है, क्या सेटलमेंट है, क्या जर्नल स्मॉल थिंग्स है, ये सारी चीज़ें बिगनिंग में शुरुआती तौर पे आपको इमेज के रूप में बता दी गई है। सेकेंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे बगल में देखिएगा आप, आपकी बुक में पिंक बॉक्स बना है सॉरी, पिंक बॉक्स में आप जहाँ पर वो बिफोर क्राइस्ट, बिफोर इरा, ये सब के बारे में लिखा है, तो ये आप जानते हैं, ये बहुत टफ नहीं है, ये चीज़ आप पढ़े हैं। और एक ईयर डिसाइड करने के लिए है, जो व्हेन यू राइट योर आंसर एट दैट टाइम यू हैव टू राइट दैट थिंग्स। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहली टॉपिक यही है कि आपको पढ़ना है, जो फर्स्ट टॉपिक है सब्सटेंशियल स्ट्रैटेजी। फर्स्ट वन टॉपिक, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। जो फर्स्ट वन टॉपिक है सब्सटेंशियल स्ट्रैटेजी, आप उस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि जैसे आप उस समय कैसे ग्रेन यूज़ किए जाते थे,
क्या टेक्निक यूज़ की जाती थी और एग्रीकल्चर को लेकर, आप इन सब चीज़ों को, या कैसे एनिमल्स थे जो हमें उसके बोन्स मिले हैं, वो सारी चीज़ों को आप इस टॉपिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इसमें देखिए, आप पहला जो शुरुआत होगी, शुरुआती हेडिंग कुछ ऐसी है कि कुछ प्लेसेस जो बहुत ही मैच्योर रूप से हड़प्पन पीरियड में पाए गए हैं, जिसके बारे में आप बहुत यहाँ खास तरीके से पढ़ रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यही बस एक हड़प्पन पीरियड रहा होगा। कोई भी सिविलाइजेशन यहाँ कर जब कल्टीवेट हो रही है तो उस पूरे एरिया पे हो रही होगी, लेकिन उस पूरे एरिया के बारे में हमने नहीं स्टडी की। ज़्यादा ज़्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ बहुत ही मैच्योर रूप से हड़प्पा आया हुआ है, हम उसके बारे में चर्चा किए हैं। इवन आप ये भी कह सकते हो जहाँ पहले बहुत मैच्योर हड़प्पन पीरियड चल रहा है बीच में, एट दैट टाइम पीरियड वॉट एवर आई वॉज राइट एट 26 BC टू 1900 BC, उसी समय पे क्या होता होगा कि इससे पहले जो अर्ली हड़प्पन पीरियड चल रहा होगा यहाँ पर इस रीजन में पहले आ गया होगा। धीरे 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 दे वर बिकम एडवांस, आफ्टर दैट मैच्योर हड़प्पन पीरियड आ गया। एंड बाद के पीरियड में तो लेटर हड़प्पा, वो तो बाद की बात है, उसकी चर्चा नहीं है। तो आप इस माध्यम से भी डिवाइड करके भी देख सकते हो कि अर्ली हड़प्पन पीरियड या हड़प्पा मैच्योर्ड पीरियड कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रहा है। तो थोड़ा बहुत इसमें पढ़ते हैं। जैसे आप देखोगे कि वो लोग क्या खा रहे हैं, क्या खाते पीते हैं। पहले सब्सटेंशियल स्ट्रेटजी में इसको मैंने कई सब टॉपिक्स में बनाए हुए हैं। तो ईटिंग को लेकर, एट को लेकर, ईटिंग मतलब फूड को लेकर, जिसको इसमें एट दैट मीन्स ये पास्ट टेंस का चीज़ है। तो एट क्या है, जिससे बहुत सारे ग्रेन हैं। चेयर्ड ग्रेन है, चेयर्ड ग्रेन मतलब पके हुए या भुने हुए भी ग्रेन यूज़ हो रहे हैं। क्या क्या ग्रेन आपको लिखने हैं अपने कॉपी में, जैसे वीट, बार्ले, लेंटिस, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। ये सारी ग्रेन वहाँ पर यूज़ हो रही है। वहाँ पर राइस जो है वो थोड़ा रेयर है, लेकिन राइस के भी जो साक्ष्य मिले होंगे, तो इसलिए राइस वर्ड का यूज़ वो किया है। ठीक, तो ये थी इस जो वो लोग द्वारा, उनके द्वारा ऐड किए जा रहे हैं। इस टॉपिक में आप इस चीज़ को पढ़ोगे। आफ्टर दैट आप पढ़ोगे जो ग्रेन हो गए, एंड कौन से ग्रेन कहाँ से ज़्यादा मिले हैं, या कौन सी चीज़ कहाँ से बहुत खास तरीके से मिली है। ये चीज़ क्या होता है, वो प्लेस के बारे में यहाँ एविडेंशियल रूप से आपको लिखने में क्या होता है, आंसर बहुत ही प्रॉस्पेरस हो जाता है। चलिए, जैसे आप पढ़ोगे कि मिलेट आर फाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ गुजरात। तो मिलेट जो है, ये मिलेट मैंने लिखा है नहीं, ये गुजरात के साइट पे मिला है। और राइस को रेयर बताया गया है। और कुछ चीज़ आप पढ़ोगे डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में कि विच वन इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो डोमेस्टिक एनिमल के बारे में आप क्या पढ़ोगे कि जैसे आप देखोगे जो जो हमें बोन्स प्राप्त हुए, जैसे 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 बहुत लोगों के बीच में जैसे कोई एनिमल रह रहा हो, और जो जब लोगों के बीच में रह रहा है तो इसका दैट मीन्स वो डोमेस्टिक ही है। जैसे आप देखोगे कि कैटल हैं, शिप हैं, गोट हैं, बुफैलो हैं, पिग हैं, ये सब डोमेस्टिक एनिमल उस टाइम पीरियड में रहे। कुछ सेकेंड पॉइंट, अब इसी का जो एक सब पॉइंट पढ़ोगे आप, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, क्लियर कर दें बोल्ड। उसमें क्या पढ़ोगे आप, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में ये लोग क्या क्या तकनीकी यूज़ करते थे, मतलब खेती करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी का ये यूज़ कर रहे हैं, वो ऐसा कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं मिला है कि हाउ दे कल्टीवेट देयर ग्रेन्स, बट व्हाट इज द इक्विपमेंट दे यूज एट द पीरियड ऑफ कल्टीवेशन। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से कई जगह से मिली हैं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना है। जैसे आप देखोगे प्लव यानी हल मिला है बनावली से, उसका साक्ष्य। इवन प्लफिंग फील्ड का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है बच्चों, इट इज़ इन राजस्थान, बनावली इन एट हरियाणा। तो यहाँ से ये चीज़ मिले हैं। तो ये इसका मतलब कि हल से खेती की जा रही होती है। ठीक, और लैंड जो है फिर जो है राइट एंगल पे डिवाइडेड किए गए हैं, इसका मतलब कि लैंड की जो यूटिलाइजेशन है एक बार में दो खेती की जा रही होगी, ऐसा टाइप का पैटर्न बताया गया है। इवन आप देखते हैं, बताते हैं आपको, इट इज़ अ डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वेयर सीड ब्रॉडकास्ट स्कैटर्ड और प्लॉट फील्ड। तो कहाँ, मतलब किस तरीके से वो सीड को ब्रॉडकास्ट करते थे, मतलब फेंकते थे, छिटकाते रहे होंगे फील्ड पे, ये सारी चीज़ें ऐसा एक्चुअल रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। बट while we found may of a archaeological fact like a terracotta
स्कल्पचर बुल, जो हमें टेराकोटा रूप से जो एक बुल की या ऑक्सन की जो हमें पत्थर मिली हैं, जो आकृति बनाई गई है उसमें, उसके द्वारा हम ये एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे यूज दैट एनिमल एट एग्रीकल्चर, दे यूज दैट एनिमल इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के रूप में इस एनिमल का वो लोग यूज कर रहे होते हैं। इवन आप देखोगे कि वी से दैट दीज एनिमल ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लफिंग। प्लफिंग के लिए जो आपको साइट मिली है, कहाँ पे मिली है? प्लफ, जहाँ से हमें प्लफ प्राप्त हुआ है, मतलब हल जो प्राप्त हुआ है, हल, ये कहाँ से है? बनावली। आपके बुक में लिखा है और आपको मार भी करना है, बनावली। एंड कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, दैट मीन्स एट राजस्थान। तो हमने राजस्थान से प्लफिंग फील्ड को प्राप्त की है, प्लफिंग फील्ड। ठीक, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है और आप यू हैव टू अंडरलाइन एट योर बुक। एंड सेकेंड वन थिंग इज कि एग्रीकल्चरल फील्ड के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। जैसे फील्ड हैड 2 सेट ऑफ फिरॉन्स, तो 2 सेट ऑफ फिरॉन्स में डिवाइड थे। फिरॉन्स दैट मीन्स क्या होता है? नालियाँ कह सकते हो, या किनारा, या गांव में जैसे आप मेड़ ओड़ कहते हो, मेड़, वो फिरॉन्स दैट मीन्स मेड़, मेड़ पे डिवाइड है। इवन वो राइट एंगल पे पूरी तरह से डिवाइड है। ठीक, ऐसे 2 set of furon at right angle to each other, suggesting that 2 different crops were grown together। तो 2 अलग अलग क्रॉप एक साथ ग्रोन टुगेदर किए जाते रहे होंगे, ऐसा हमें एक साक्ष्य भी वहां पर मिला है, मिलता है। चलिए आगे आप पढ़ोगे, एक जैसे कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर कनाल के ट्रेसेस भी मिले हैं। पंजाब और सिंध में तो ऐसा नहीं है, अफगानिस्तान के क्षेत्र में ऐसा बहुत है, कनाल के ट्रेसेस मिले हैं। इवन जैसे कि एग्रीकल्चर करने के लिए सब ये जो हड़प्पन साइट, यहाँ की जो साइट्स हैं आप देख रहे होगे, ये सब कैसे साइट हैं? कुछ तो नदियों के पास हैं, ठीक है, अच्छी है। कुछ साइट ऐसे हैं जो सेमी एरिड है, मतलब अर्ध शुष्क टाइप के क्षेत्र हैं। तो ऐसे रीजन पे इरिगेशन का कैसे पैटर्न रहा होगा, इसके लिए कनाल का भी यूज किया जा रहा है। जैसे आपको एक रिजर्वायर की भी एक साक्ष्य मिलेगी। तो रिजर्वायर कहाँ मिला है? धौलावीरा एट गुजरात। तो धौलावीरा में ये जो रीजन है, धौलावीरा, एंड यू हैव टू वॉच एट योर ओन बुक। इस रीजन पे जो धौलावीरा पे हमें रिजर्वायर की एक साक्ष्य मिली है। ठीक, मतलब रिजर्वायर कनाल की साक्ष्य मिली है, आप समझ सकते हो, जहाँ जिसका यूज आप करते हुए इरिगेशन के लिए वहां पर यूज रहा होगा। ठीक, नीचे उसी के जस्ट एक ब्लू बॉक्स आ गया होगा। ब्लू बॉक्स में लिखा होगा हाउ आर्टफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। तो आर्टफैक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें सैडल क्वेरन के बारे में चर्चा है। सैडल क्वेरन क्या है? जैसे सिलबट्टा, खलबट्टा, इमेज भी बना होगा। I'll make the image at here। एकदम मस्ती के साथ पढ़िए। चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इमेज अभी आ भी जाएगा, बट आई मेक एट हियर फॉर यू। ठीक, सैडल क्वेरन। तो खलबट्टा जो है, सीलबट्टा, इसका काम मोस्टली दे आर वर्क डूइंग दिस व्हेन दे आर डूइंग ग्राइंडिंग, और कुछ भी चीज़ पीसने उसने के लिए इस सब चीज़ों का प्रयोग कर किए होंगे, मसाला वसाला पीसने, और कोई भी सब्जी उब्जी या जो भी ग्राइंडिंग करने के लिए काम आ रहा होगा। ठीक, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। जैसे इसकी जो सरफेस है वो रफ है। ठीक, इसके साथ ग्लिटरी है, मतलब किरकिरी है। आप देखे होंगे कि कोई भी चीज़, खलबट्टा आपने देखा होगा तो उसमें किरकिरी टाइप की बनी रहती है, छोटा 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 तेज छेद टाइप का, वैसे टाइप की किरकिरी ग्रिटी है। इवन आइगीनियस रॉक से बनाई गई है। तो इसके बारे में और क्या लिख सकते हो कि आइगीनियस रॉक से बनाई गई है। ठीक, और इसके बारे में क्या जानकारी लिखी है? जैसे इसका जो बेस है बहुत सही तरीके से बनाया गया है, जैसे मड पे रखा जा सके, मिट्टी पे रखा जा सके। इसका जो शेप है आप देख रहे हो, कॉन्वेक्स में जो लेंस होती है उसके टाइप का इसका शेप है। ठीक, और इसमें 2-3 वर्ड लिखे होंगे, जैसे प्रो लिखा है, प्रो,
दैट मीन्स कि ये इसका यूज़ है इधर उधर, जैसे पीसने के काम में आता है। ठीक, पाउंडर लिखा होगा, पाउंडर दैट मीन्स लोढ़ा, तो लोढ़ा का यूज़ आप जानते होंगे कैसे होता है। ठीक, हर एक एक चीज़ का अलग अलग यूज़ है, कुछ चीज़ घसने के लिए हैं, कुछ चीज़ कूटने के लिए हैं। तो यही इमेज और इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आपके बॉक्स में लिखा है। क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। आगे चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोहनजोदाड़ो अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर। ठीक, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। Mohenjo-daro, a planned urban center. It's our next topic, and this civilization is famous for their planned urban center. और इसी वजह से ये सिविलाइजेशन फेमस है, और यही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम चलेंगे पढ़ेंगे भी। तो मोहनजोदारो, इसी के ऊपर एक मूवी बनी है, आपने शायद देखी हो, लेकिन ये मूवी से अलग बहुत ही बेहतरीन एक चैप्टर है ये। अ प्लैन्ड अर्बन सेंटर। ठीक, तो आप देख रहे होंगे एक दो इमेज बना होगा, एक स्मॉल कैथेड्रल में बना हुआ एक इमेज होगा ऐसे टाइप का, जिसको आप कैथेड्रल ऊपर लिखा भी होगा। एक थोड़ा स्मॉल टाइप का इमेज बना होगा, एक बहुत ही लार्ज टाइप का इमेज बना होगा, जिसको आप क्या कहोगे कि ये क्या है, लोअर टाउन, लोअर टाउन। ठीक, और ये कैथेड्रल, इसमें जो कैथेड्रल दैट मीन्स एक तरीके का दुर्ग। ठीक, और ये अपर टाउन कह सकते हो, या ये ऐसा टाउन है जिसमें संख्या लोगों की बहुत कम है, लेकिन दे आर वेरी रिच, यहाँ रिच लोग रहते हैं, और अच्छे अच्छे रिचुअल साइट्स भी यहाँ पर है, जैसे आगे आप पढ़ोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ लिखी हैं और थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है दोनों के ऊपर। अच्छा, आपको क्या लिखना है जब आप अपने आंसर में लिखोगे कि इन दोनों के ऊपर वॉल है, वॉल दोनों में बने हैं, दैट मीन्स कि बोथ टाउन हैविंग वॉल। एंड आप देख रहे होगे कि ये फिजिकली रूप से दोनों बहुत ही सेपरेटेड हैं, अलग अलग बनाए गए हैं, ये ऊंचे पे हैं, ये अलग नीचे पे हैं, दैट मीन्स ये लोअर टाउन है, ये अपर टाउन है। ठीक, आप थोड़ी इसके फाउंडेशन के बारे में पढ़ोगे, इस टाउन, इसके बारे में, फाउंडेशन के बारे में, लोअर टाउन के भी फाउंडेशन के बारे में, कि आप ये टाउन आप इतना भारी, इतना भयानक बना हुआ है, और आपको पता ही होगा कि कैसे प्लान करके मोहनजोदाड़ो सिटी बनाई गई है। तो इतनी बेहतरीन और इतनी प्लान करके ये सिटी जब बनाई जाएगी, तो इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे मास लेवल पे लेबर का इस्तेमाल किया गया है। उस मास लेवल पे जो लेबर वर्क का इस्तेमाल किया गया, उसको रिलेटेड करके आपके बुक में एक लाइन भी लिखी गई है, इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबर मूव्ड रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली, मतलब एक लेबर अगर 1 क्यूबिक मीटर अर्थ में काम कर रहा है, तो आप इमेजिन करो जी, जस्ट टू पुट द फाउंडेशन इन दैट प्लेस वुड हैव अ रिक्वायर फॉर 4 मिलियन पर्सन डे, इन अदर वर्ड मोबिलाइजिंग लेबर ऑन वेरी लार्ज स्केल। तो यहाँ पर 4 मिलियन से भी ज़्यादा लेबर वर्क लोग काम करेंगे, तब तो जाकर ये शहर बनेगा। तो इसका मतलब कि लेबर की जो मोबिलाइजिंग है या लेबर का जो यूज़ है, बहुत ही मास स्केल पर यहाँ पर हुआ है। ठीक, और बनाया कैसे गया है? बनाया ऐसे गया है कि पहले प्लान बनाकर पहले सिटी को बनाया गया, आफ्टर दैट लोगों को बसाया गया। दैट मीन्स कि पहले अपने प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया, फिर लोगों को बसाया गया है। इसके लिए एक लाइन भी लिखी गई है, वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म, so it seems that the settlement was first planned and then implement accordingly. So first they plan their settlement, after that they implement these all things accordingly. ठीक, कहने का मतलब इस तरीके से इन्होंने प्लान करने के बहुत सारे तरीके आप पढ़ोगे इसमें, जैसे भी आप रोड, जो सड़कें हैं वो किस रेशियो में ग्रिड पैटर्न में बनाई गई हैं, आप इसके बारे में पढ़ोगे। अभी आगे इसी टॉपिक में और थोड़ा क्या पढ़ेंगे हम इसी में, और इसी टॉपिक के आप अंदर एक बहुत सब पॉइंट है, बीच में ही लिखा है,
अलग करके मैं बताता हूँ ब्रिक के बारे में, हाउ दे यूज द ब्रिक। ब्रिक दैट मीन्स ईट। ईट की अपनी खुद की एक रेशियो है, उस रेशियो के बारे में देखोगे, आप देखोगे कि व्हाट इज द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ द ब्रिक, कि इसकी जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है कि 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रेस्पेक्टिवली। इसकी जो ब्रेथ है वह 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट ऑफ, मतलब जो इसकी ब्रेथ है, मतलब ईट की जो ब्रेथ है, एक लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई, एक हाइट हो गई। तो लेंथ से ब्रेथ 4 टाइम है और हाइट 2 गुनी है, यानी इसकी हाइट 2 गुनी है, ब्रेथ 4 गुनी है और लेंथ से ब्रेथ 4 गुनी है। मतलब ये स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो है। ऐसा कोई नंबर नहीं लिखा है आपकी कॉपी में, बट यू हैव टू नो व्हाट इज द स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो दे यूज एट द व्हेन दे मेक अ ब्रिक। एंड सेकेंड वन थिंग इज, आप पढ़ोगे इसमें लाइंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम कैसे वो फॉलो कर रहे हैं, ये चीज पढ़ोगे। तो ये इसको इरेज कर देते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इस पूरे सिविलाइजेशन में वन ऑफ द बेस्ट है, और इसीलिए हम इस सिविलाइजेशन को बहुत ही पढ़ते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि कैसे उन्होंने इस सिटी को प्लान किया है, और प्लान करने से पहले उन्होंने पहले ड्रेनेज सिस्टम की सारी फैसिलिटी को तैयार किया। आफ्टर दैट दे प्लान द सिटी, कि कैसे कैसे लोग यहाँ रहेंगे, इफ दे डूइंग एनी काइंड ऑफ थिंग, अनवांटेड थिंग। तो जो भी वेस्ट या ड्रेनेज सिस्टम हो, वेस्ट होगा, वो ड्रेन होते हुए एक नालियों के माध्यम से साइड से बाहर निकल जाएगा। ये पैटर्न बहुत बेहतरीन है। अब इसी से पैरेलल एक पैटर्न पढ़ोगे मोहनजोदाड़ो, वो मेसोपोटामिया कल्चर में, वहाँ पर वो वेस्ट अपने घरों के बाहर ही फेंक दिया करते थे, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ जस्ट डिफरेंट है। और कैसे है इसको थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस में जो जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसी पॉइंट को टच किया जा रहा है। चलिए इरेजिंग करना बहुत टाइम टेकन चीज़ है। हाँ, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द टॉपिक बेटे, तो यू मस्ट बी गो on the comment section. You have to write your question. I will tell you the answer of that question if you facing any kind of problem on that topic. चलते हैं अपने ड्रेनेज सिस्टम की ओर चलते हैं। एक टॉपिक आप इसी में पढ़ोगे, लाइन आउट ड्रेन को कैसे बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है, मतलब विशेष, डिस्टिंक्टिव मीन्स विशेष फीचर है हड़प्पन कल्चर का। आप देखोगे जो रोड हैं, यहाँ जो स्ट्रीट हैं, वो पूरी ग्रिड पैटर्न पे बनाई गई हैं। ठीक, इट इज़ अ ग्रिड पैटर्न, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ लोग रह रहे हैं, ये अपनी वेस्टेज को इस नाली के माध्यम से बहा रहे हैं। तो ऐसे माध्यम से उन्होंने ग्रिड पैटर्न में पूरी रोड बनाई है। ठीक, इस चीज़ को आप वहाँ पर मेंशन भी करना इन एट योर आंसर, कि रोड एंड स्ट्रीट वर लेड आउट अलॉन्ग एन एप्रोप्रिएट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। तो ये सब इंटरसेक्ट हो रहे हैं राइट एंगल पे, आप देख रहे होगे। ठीक, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग अ स्ट्रीट। तो कम से कम हर एक हाउस का एक दीवार स्ट्रीट से छूता रहे, लगता रहे, जैसे जिस माध्यम से वो थोड़ा सा होल करके अपने घर का वेस्टेज नालियों में बहाएं। ठीक, और जिसके माध्यम से वहाँ पर सफाई रह सके। इसी में थर्ड टॉपिक पढ़ोगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या है। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी चर्चा कर दें। हाँ, उसके बगल में एक ब्लू बॉक्स होगा। ब्लू बॉक्स में आप पढ़ोगे प्लाइट स्टोरी ऑफ प्लाइट हड़प्पन स्टोरी में आप देखोगे कि एक जगह है लाहौर से मुल्तान तक की रेलवे पटरी बनाई जा रही थी, रेलवे स्टेशन बनाई जा रही थी। तो वहाँ उन लोगों को एक जगह से बहुत सारी ईंटें मिल रही थी, तो वो ईंटें यूज़ करते जा रहे थे, और उनको समझ में आ रहा था अरे तो बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटें हैं, इसको यूज़ किया जा सकता है। और बाद में वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं अलेक्जेंडर कनिंघम,
जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कही जाती है, उनको भी ये चीज़ प्राप्त होता है। तब उनको रियलाइज़ होता है, अरे ये तो बड़ी कुछ खास चीज़ है और ये लोग इसका यूटिलाइजेशन कहीं और कर ले रहे हैं। तो ये सारे मतलब जितनी पत्थरों ईंटों का यूज़ उन्होंने कर लिया वो तो वेस्ट हो गए, वो तो क्योंकि वो ख़त्म हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इसी स्टोरी को लेकर एक है ब्रिक रॉबरी स्टोरी। इसको ब्रिक रॉबरी स्टोरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपके वन मार्क्स वाले एमसीक्यू में पूछता है तो आप इस ब्रिक रॉबरी स्टोरी को थोड़ा बता देना कि रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे उस लाहौर टू मुल्तान, उसी में इसका मतलब इस पत्थरों का यूज़ किया गया है। ठीक। एंड सेकंड क्वेश्चन 1 पॉइंट का, जैसे हु वाज द फर्स्ट डीजी ऑफ एएसआई, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। तो आप लिखोगे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने अभी अभी नाम लिया गया है। ठीक, याद रखना। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में आप देखोगे कि एक इमेज बना होगा घर का। तो घर का जो इमेज बना है कुछ इस तरह बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। जैसे आप देखोगे कोर्टयार्ड बना होगा। कोर्टयार्ड कुछ ऐसा बनाया गया है कि आप नॉर्मल दरवाजे से क्या कहते हैं, कोर्टयार्ड डायरेक्ट नहीं देख सकते। ठीक, कोर्टयार्ड एक प्राइवेसी की बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर मतलब आंगन में लोग बैठकर, घर के लोग बैठकर अपने घरेलू कार्य करते हैं। जैसे कोई क्लॉथिंग कर रहा है, कोई वियरिंग कर रहा है, या कपड़े बुन रहा है, सिलाई कर रहा है, या कुछ भी काम कर रहा है, घर से घर रिलेटेड कार्य अपने आंगन में बैठकर वो करते हैं। घर में अपना चौपाल लगा, मतलब इंटरेस्टिंग है, प्राइवेसी है मतलब। ठीक, इवन आप देखोगे कि जो घरों के उस घर में बहुत सारे, एक सेकंड स्टोरेज बिल्डिंग पे एक सीढ़ी की भी आकृति बनी होगी, तो वो बहुत ही यहाँ एलिट है, खास है। वॉशरूम भी बना होगा, बाथरूम इधर बना होगा, और ये हमेशा पेव्ड हैं, ब्रिक से बनाए गए हैं, मतलब ईंटों से बनाए गए हैं। और ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनाई गई है। इवन एक जो रूम होगा जहाँ पर वेल है, कुआं है, वो कुआं वाला रूम थोड़ा बाहर साइड से होगा, जैसे यहाँ आते जाते पैसेंजर अगर उनको प्यास लगे तो वो कुएं से पानी निकाल सकें। जैसे मोहनजोदाड़ो में आप देखोगे 700 से भी अधिक कुएं हमें मतलब आर्कियोलॉजिस्ट लोग को प्राप्त हुए हैं। तो ये डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है जो बेहतरीन आप अपने बुक में देखोगे और बुक के माध्यम से समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ में आएगा। थोड़ी बहुत इसमें जो क्रिएटिविटी है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि आप जब कोर्टयार्ड के बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे। कोर्टयार्ड के बारे में लिखना है आपको सेंटर ऑफ एक्टिविटी। सेंटर ऑफ एक्टिविटी, जो भी घरेलू एक्टिविटी की जा रही है उसका ये सेंटर है। ठीक, सेंटर ऑफ एक्टिविटी है। और आप देखोगे कि कोर्टयार्ड से सट के वो सेंटर में है, तो उसके सट के कई सारे रूम्स बने हैं, कमरे हैं, जो बीच में कोर्टयार्ड, बाकी अगल बगल कमरे हैं। और हर एक कमरों की कुछ आइडेंटिटी, कुछ चीज़ें बताई गई है। जैसे अभी एक कमरे की वेल की चर्चा की गई है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, हमारा टॉपिक क्या है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो आंगन क्या है, सेंटर ऑफ एक्टिविटी। ठीक, आप देखोगे कि यहाँ पर विंडोज नहीं है वॉल में। देयर इज नो विंडो इन द वॉल अलोंग द ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल पे कमरे हैं वहाँ पर विंडोज नहीं होंगे। तो कैसे लिखना है, नो विंडो। पॉइंट बनाते चलिए, पॉइंट से ही आंसर लिखना है। ठीक, सेंटर ऑफ एक्टिविटी दैट मीन्स कुकिंग, ग्राइंडिंग, वीरिंग, सब सारे कार्य वो अपने आंगन में ही बैठ के कर रहे हैं। ठीक, और जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से शुरुआत है कमरे घर में जाने की, वो डायरेक्ट आंगन की ओर नहीं खुल रहा है, मतलब डायरेक्ट आंगन आप नहीं पहुँच जाएंगे। ठीक, तो जो एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्टयार्ड और द कोर्टयार्ड। तो डायरेक्ट व्यू कोर्टयार्ड का ये नहीं दे रहा है, प्राइवेसी की बात है। हैविंग एवरी हाउस हैव देयर ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक। तो सभी हाउस के पास अपने खुद के बाथरूम है और वो ईंटों से बनाए गए हैं, पेव्ड बाय ब्रिक। सम हाउस हैव अ रिमेन ऑफ स्टेयरकेयर। तो कुछ हाउस यहाँ ऐसे भी प्राप्त हुए हैं, जैसे हमने साक्ष्य के रूप में से देखा है कि कुछ हाउस में जहाँ पर हमने माना है कि यहाँ स्टेयर भी है, मतलब ये मल्टी स्टोरेज हाउस है, सेकंड फ्लोर तक है, थर्ड फ्लोर तक है, ऐसा टाइप का। ठीक, टोटल नंबर ऑफ वेल आपके बुक में ही आएगा कि मोहनजोदारो से हमें टोटल नंबर ऑफ वेल कितना मिला है, 700 से भी अधिक। हमारे मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 700 वेल was present at that site. The maximum house there well were presented
एंड दैट रूम कुड बी रीच फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये जो वेल के रूम बनाए जाते थे, जैसे हमने यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई किया है, ये हमेशा कोशिश किया जाता था कि आउटसाइड की ओर बनाया जाए, जैसे आने जाने वाले पैसेंजर भी अपना अगर उन्हें प्यास लग रही हो तो वेल से पानी निकाल के पी सकें। तो कितना ध्यान दिया जाता था। ठीक, इसी में एक टॉपिक आप पढ़ोगे, मतलब 3.3 का जो थर्ड टॉपिक है कैथेड्रल, आप उसमें थोड़ा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से आपको लिखना है, जैसे उस पर वियर हाउस है, उसमें ग्रेट बाथ है, उन सब चीज़ों की चर्चा आपको करनी है। एग्जाम में आ गया तो आपको लिखना है। थोड़ा उसकी चर्चा कर लेते हैं कि कैसे थे वियर हाउस। इमेज आ जाएगा, आप इमेज से देखकर भी वियर हाउस को लिख सकते हैं। एक डेस्टर लेना पड़ेगा लगता है, इससे हो नहीं रहा। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोशिश करते हैं इस पूरी चैप्टर को 2-3 वीडियोस में बनाने के। क्या होगा कि इससे आपको फ़ायदा रहेगा। मान लीजिए आप बोर महसूस करेंगे तो बोर नहीं होंगे, 2-3 वीडियो में देख लेंगे। ठीक, कैथेड्रल जो हमारा अलग टॉपिक है उस पर चलते हैं। दैट मीन्स दुर्ग। तो दुर्ग के अंदर या कैथेड्रल जो अपर टाउन हम उस समय चर्चा कर रहे थे, जो बहुत छोटा सा बना था, उसके अंदर क्या खास बात थी, क्या क्या थी, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी चर्चा होगी। जैसे आप एक एविडेंस के रूप में आप देखोगे कि ये इस प्लेस को थोड़ा स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। स्पेशल, एक वर्ड लिखोगे, स्पेशल पब्लिक पर्पस। स्पेशल पब्लिक पर्पस के यूज से ये पर, ठीक। तो स्पेशल पब्लिक पर्पस में जैसे आप देखोगे एक वेयर हाउस, जैसे गोदाम जो बने हैं, गोदाम जहां अनाज रखे जाते हैं। तो वेयर हाउस के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वेयर हाउस, इसका स्ट्रक्चर कुछ बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन स्ट्रक्चर कुछ आप ऐसे समझिएगा कि जो फाउंडेशन है वो ब्रिक से बनाए गए हैं, जो टॉप पे हैं, मतलब जो ऊपर जैसे खपड़ा जो ऊपर का चीज़ लगा है, ये वुड यानी लकड़ी की से बनाए गए हैं। ठीक, मतलब इसका जो छत है, जो फ्लोर है, जो टेरेस है, वो लकड़ी से बनाया गया है। और इसकी फाउंडेशन को सोचिए, आप सोच कर देखिए कि वेयर हाउस जो गोदाम आज आप बनवा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज, अनाज को सेफ सुरक्षित रखने के लिए, उनकी साइकोलॉजी को समझिए, कितना बेहतरीन साइकोलॉजी है, और ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगे भी नहीं है, और कितने सही तरीके से वो अपने अनाज को भी सिक्योर कर रहे होते हैं। मतलब एक तरीके का ये गोदाम है, माल गोदाम। ठीक, मासिव स्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इवन इसके लोअर में ब्रिक, मतलब ये सब चीज़ों को ब्रिक से बनाया गया है। और इवन इसके अपर पोजीशन पे जहाँ पर आप टेरेस या फ्लोर समझते हैं, उसको वुड से बनाया गया है। ये पढ़ेंगे आप वेयर हाउस के बारे में, अपने बुक में इमेज देख लेंगे वैसे। एंड सेकंड वन है ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ जो, ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देखेंगे इसका मुहाना कुछ ऐसे बना होगा, नॉर्थ टू साउथ। इसके 3 साइड अलग अलग पूरे रूम बने हुए हैं। एक साइड पे टैंक बना हुआ है जहाँ से पानी आता जाता है, हाँ। और इवन रूम से अटैच्ड वॉशरूम बने हैं, मतलब बाथरूम बने हैं। और इवन ये सारे स्ट्रक्चर की चर्चा होगी, बाथरूम बने हैं, और उस बाथरूम से भी जो पाइपलाइन कनेक्ट है, वो उस जैसे वेस्टेज आने का तरीके हैं, वो वेस्ट कहीं जाकर रिलीज हो, उसके लिए भी पैटर्न तरीके फॉलो किए गए हैं। थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे ये, इसके बारे में आप क्या लिखोगे, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का। ये सब जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये सब आपके आंसर में रिप्रेजेंट होने चाहिए, क्रिएटिविटी आती है आंसर में। ठीक, रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका जो आकार है आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ है, मतलब आदमी जैसे नहीं होता, सर नॉर्थ के ऊपर, पैर साउथ के ऊपर, एकदम वैसे ही बनाया गया है। ठीक, इस साइड में देखेंगे आप 3 साइड पर इस पे रूम है, अलग मार्कर यूज कर लेते हैं। 3 साइड तरफ एक रूम 3 साइड पे रूम बनाए गए हैं। इवन आप इसमें और क्या चीज़ लिखोगे कि साउथ में इसको बहुत सील पैक किया गया है और एक टैंकर से कनेक्ट किया गया है, और उस सील पैक करने के लिए जिस आइटम का यूज़ किया गया वो भी आपके बुक में लिखा है, मोटार एंड जिप्सम।
तब गारा, और जैसे होता नहीं जो घर बनाते हैं तो आप लोग जिप्सम का यूज़ करते हैं, अगर बनते हुए देखे होंगे, सीमेंट वेमेंट का जो यूज़ होता है वो उसी को गारा और जिप्सम, जिसकी तरह से वो सील हो सके, ऐसा चीज़ का यूज़ किया गया है। ठीक, अक्रॉस द लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम, यहाँ पर 8 बाथरूम बने हुए हैं। ठीक, नॉर्थ साइड पे, और हर एक बाथरूम 4 बाथ, हाँ मतलब हर एक रूम के बाद बाथरूम बने, मतलब 4 रूम, 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर विथ ड्रेन फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू द ड्रेन दैट रैन अलॉन्ग द कॉरिडोर। तो ये अलॉन्ग द कॉरिडोर कैसे बाहर निकला जाए वो वेस्ट, उसके लिए भी कनेक्टिविटी यहाँ बनाई गई है, बाथरूम से अटैच्ड है। ठीक, अब एक कॉन्टेक्स्ट में आप इसको क्या पढ़ोगे, क्या समझोगे कि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इन सारी चीज़ों को क्या कहा गया है। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है इसे, कि ये सब क्या है, स्पेशल रिचुअल बाथ है। ठीक, ये रिचुअल बाथ के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है, ऐसे नहीं कि रोज़ चलो स्विमिंग पूल पे नहाने चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिचुअल, जब कोई चीज़ फंक्शन वो ऑर्गेनाइज करते थे तो एट दैट टाइम दे यूज टू बाथ एट देयर, या दीप उप जलाने के लिए, जो भी कार्य कर रहे हो, इसकी चर्चा वहाँ पे नहीं हुई है। रिचुअल बाथ के रूप में इसको एक मान्यता दी गई है बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक, नेक्स्ट वन टॉपिक, चलिए नेक्स्ट वन टॉपिक है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो तक इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, धन्यवाद करता हूँ। अच्छा हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी इस बोर्ड के माध्यम से, व्हाट इज़ द रिटन फॉर्मेट, इसके माध्यम से, बट समझने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत और अच्छा हो जाएगा तो डिजिटल बोर्ड आएगा। ठीक, तो मस्ती से लगे रहिए, जोश में पढ़िए, और चलते हैं। आप सभी को 28 मार्च को जो आपकी हिस्ट्री का एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। बाकी कंटिन्यू रहिए, नए सेशन के जो बच्चे आ रहे हैं वो भी पढ़ें इसको। धन्यवाद आप सभी का।